हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक और वीडियो पे जिसमें हम एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। और ये एमसीक्यूज़ आपको यूजीसी नेट पीएचडी अदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूजी पीजी लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज हो, उसमें आपको पूछे जाते हैं। तो आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं पहली वीडियो। लुकिंग टू द एंशिएंट पास्ट, मैनी रोमांटिक पोइट्स आइडेंटिफाइड विद द फिगर ऑफ। मतलब रोमांटिक पोइट्स थे ना, वो पास्ट की ओर देखते हुए किस प्रकार आइडेंटिफाई किए जा रहे थे। तो इन लोगों को है ना बार्ड कहा गया था। इसका मतलब ये पोइट्स होते हैं, लेकिन एंशिएंट टाइप थे, मतलब ये सिंगर टाइप थे। रोमांटिक जो पोइट्री थे वो, ठीक है, वो नेचर पे ज़्यादा इनकी पोइट्री थी, नेचर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसिडर्ड ए टाइप ऑफ एलियनेटेड रोमांटिक विजनरी। मतलब एलियनेटेड रोमांटिक विजनरी का टाइप कौन नहीं था। तो ये आप देखिए, प्रेमोथियस अनबाउंड है, सेटन है, कैन है। ये तीनों ही एक पोइट्री की फॉर्म में मिलते हैं अपने को, ठीक है। लेकिन ये एक किंग है, और इसकी खास बात यह है कि ये एलियनेटेड या विजनरी रोमांटिक विजनरी नहीं था, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। और इन सब में ना सेटन को एलियनेट किया गया था, आपको पता है। केन का भी वही फॉर्मूला था, और प्रोमेथियस अनबाउंड ये भी उसी में था। तो ये तीनों ही रोमांटिक विजनरी में थे और एलियनेटेड थीम थी इनकी। तो इसका आंसर जो थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इन द रोमांटिक पीरियड डिवेलप्ड ए न्यू रियलिस्टिक नोवेलिस्टिक लैंग्वेज फॉर द वर्किंग्स ऑफ माइंड इन फ्लक्स। तो इसमें पूछा गया है कि न्यू नोवेलिस्टिक लैंग्वेज किसने डेवलप की थी रोमांटिक एज में। तो इसका आंसर है जेन ऑस्टिन। अब फ्रेंड्स, इस पे हम डिस्कस करते हैं कि जेन ऑस्टिन कौन थी। 1775 टू 1817 के बीच में जेन ऑस्टिन थी। वो जो इंग्लिश नॉवलिस्ट नॉन प्राइमरली फॉर 6 मेजर नॉवेल्स हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखो, घूम फिर के आपको ये 6 मेजर नॉवेल्स में से एक जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, इमा नॉर्थएंगर एबे एंड परसुएशन। तो इसका आंसर जेन ऑस्टिन है, और ये जेन ऑस्टिन की पूरी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच टू राइटर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज राइटिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। मतलब जिन जो नीचे जो राइटर्स हैं, उनमें कौन से दो राइटर हैं जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखने की वजह से फेमस थे। मैरी शेली एंड पीबी शेली, ये दोनों रोमांटिक राइटर्स हैं, रोमांटिक पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज। वर्ड्सवर्थ ने नेचर पोइट्री कंपोज की है, और एस.टी. कोलरिज ने सुपर नेचुरल पोइट्री कंपोज की है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जेन ऑस्टिन की और चार्ल्स ब्राउन की। इन्होंने क्या है, थोड़ा सा अगर इनको समझे ना, तो इन्होंने फेमिनिस्ट व्यू से पोइट कंपोजिशन की है। मतलब इन्होंने जो भी नॉवल लिखे ना, वो फेमिनिस्ट व्यू से हैं। और सर वॉल्टर स्कॉट और मारिया एजवर्थ, इन्होंने हिस्टोरिकल कंपोजिशन की है। तो जान लेते हैं मारिया एजवर्थ कौन थी। मारिया एजवर्थ वाज प्रोलिफिक एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट। शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट रियलिस्ट राइटर्स इन चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड वाज ए सिग्निफिकेंट फिगर इन द इवोल्यूशन ऑफ नावल्स इन यूरोप। तो ये यूरोप के जो नावल्स थे, उनमें एक सिग्निफिकेंट फिगर थी। शी हेल्ड व्यूज ऑन स्टेट मैनेजमेंट पॉलिसी, हिस्ट्री, एजुकेशन एंड कोरस्पेंडेंट विद सम ऑफ लीडिंग लिटरेरी एंड इकोनॉमिक राइटर्स इंक्लूडिंग सर वॉल्टर स्कॉट एंड डेविड रिकार्डो। इसका मतलब ये है कि सर वॉल्टर स्कॉट है और इन दोनों ने मिलकर कंपोजिशन की है हिस्ट्री पे। तो हमारा आंसर है सी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक पोइटिक फॉर्म। फॉलोइंग इन वर्ड्सवर्थ क्लेम दैट पोइटिक इंस्पिरेशन is contained with the inner feeling of the individual poet as a spontaneous overflow of powerful feelings। फ्रेंड्स, ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, ये हमें लिरिकल बेलार्ड्स में मिलती है, ठीक है। तो इसको पूछा गया कि क्या एक फीचर थी। तो रोमांटिक पोइट्री की फर्स्ट फीचर यही थी कि लिरिकल पोएम थी और फर्स्ट पर्सन थी। वो उसका नरेटिव जो पॉइंट था ना, वो फर्स्ट पर्सन ही था, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, हु रिमेंड विदाउट द वोट फॉलोइंग द रिफॉर्म बिल ऑफ
1832। 32 में 18 रिफॉर्म बिल हुआ था, 32 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स रिफॉर्म बिल। तो उसमें किसको बिना वोट के रखा गया था ये पूछा गया है। तो ए एंड बी एंड सी, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मिडिल क्लास मैन, ऑलमोस्ट ऑल वर्किंग क्लास, ऑल वुमेन। तो इन लोगों को रख दिया, मतलब जो रिच पीपल थे ना, सिर्फ उन्हीं को वोट का राइट मिले था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1832 नोन एज फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट और ग्रेट रिफॉर्म एक्ट। ये बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में फेमस है। हु एग्जाम्प्लीफाइड द रोल ऑफ पीजेंट पोइट। पीजेंट पोइट को किस, जो पीजेंट पोइट है ना, किन पोइट्स को पीजेंट पोइट के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर ये है जॉन क्लेयर और रॉबर्ट बर्न्स। ठीक है फ्रेंड्स, जॉन कीट्स को प्री रोमांटिक पोइट कहा जाता है, न कि प्री रोमांटिक पोइट कहा जाता है, न कि इसको पीजेंट पोइट है। और एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु पब्लिश्ड पोइट्री इन एडिशन टू देयर डेली जॉब, मतलब रोजाना के काम के अलावा जो एग्रीकल्चर वर्कर थे उन्होंने कोई कंपोजिशन की है तो उसको पीजेंट पोइट्स या पीजेंट पोइट्री कहा जाता था। बर्न्स एंड जॉन क्लेयर आर पीजेंट पोइट्स। बर्न्स एंड जॉन क्लेयर थे, इन दोनों को पीजेंट पोइट्स कहा गया था। नेक्स्ट है विच फिलोसफर हैड ए पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस ऑन कोलरिज। कोलरिज के ऊपर किसका प्रभाव था। तो फ्रेंड्स, कोलरिज के ऊपर या तो अफीम का प्रभाव था, ओपियम का, या फिर एमुअल कांट का प्रभाव था। ठीक है, कांट एक फिलोसफर था, उसका प्रभाव था। नेक्स्ट बात करते हैं कांट्स जर्मनी फिलोसफर मोस्ट फेमस वर्क द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। तो ये उसकी फेमस बुक थी जो एस.टी. कोलरिज ने पढ़ी थी, और उसी की वजह से कहा जाता है कि कांट का एस.टी. कोलरिज के माइंड पे इफेक्ट था। वाइल कंपाइलिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक, किस प्रकार की बुक लिखते हुए डिड सैमुअल रिचर्डसन कंसीव द आइडिया ऑफ हिज पामिला और द वर्च्यू रिपार्टेड। पामिला लिखने का आइडिया उसको क्या लिखते हुए मिला, तो वो एक बुक लिख रहा था, ए बुक ऑफ डिवोशन, और वहाँ से उसको ये आइडिया कंसीव हुआ। पामिला टेल्स द स्टोरी ऑफ ए 15-year ओल्ड मैड सर्वेंट नेम्ड पामिला। पामिला नाम का जो नॉवल है ना, वो पामिला नाम की लड़की के ऊपर कंसंट्रेटेड है, और वो एक 15-year ओल्ड मैड सर्वेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ वुड सुपर नेचुरलिज्म बी बेस्ट करेक्टराइज्ड एज रोमांटिक नोशन इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लाइल। तो ये कार्लाइल की वजह फ्रेंड्स हैं, आप इसको, हाँ ठीक है, कार्लाइल का था ये। ठीक है, वैसे तो सुपर नेचुरलिज्म नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म की बात हो रही है, और सुपर नेचुरलिज्म है ओनली वो एस.टी. कोलरिज का है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कार्लाइल का है नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म। तो इसमें ए फॉर्म ऑफ एनिमिज्म इन विच ऑब्जेक्ट्स इन नेचुरल वर्ल्ड आर बिलीव टू बी इनहेबिटेंट्स बाय स्पिरिट्स है। इसका आंसर सी है, ए प्रोसेस बाय विच थिंग्स दैट आर फेमिलियर एंड थॉट टू बी ऑर्डिनरी आर मेड टू अपीयर मिराकल्स एंड न्यू टू आवर आइज, एक ऐसा प्रोसेस। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं लव ऑफ ब्यूटी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, इसमें होती है अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है लव ऑफ नेचर है एंड लव फॉर ए पास्ट मेक। तो एस.टी. कोलरिज एक गुड रोमांटिक पोइट है। तो एस.टी. कोलरिज जो था ना, एक वो अच्छा रोमांटिक पोइट भी था। और फ्रेंड्स ये है ना, ये गलती से कोलरिज लिखा जाना चाहिए था, गलती से कार्लाइल हो गया है, इसको आप एस.टी. कोलरिज ही पढ़ें। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये कार्लाइल होगा, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हु रोट आई प्रेफर नॉट टू, किसने लिखा है ये। ठीक है, तो ये लिखा है हरमन मेलविले ने, हरमन मेलविले ने। एडगन एल पलेवल और थॉमस ग्रेयर, एच.डी. थोरो, ये तीनों ही अलग राइटर है तीनों ही इंग्लिश के। थॉमस ग्रे अलग है, बाकी दोनों अमेरिका के हैं। ठीक है, अमेरिकन राइटर हैं। तो बात करते हैं हरमन मेलविले भी ऑल्सो एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोइट ऑफ अमेरिकन रिनेसा। तो ये भी एक अमेरिकन रिनेसा का पोइट था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हु रोट देयर कैन बी नो फ्रीडम और ब्यूटी अबाउट ए होम लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन बोरोविंग एंड डेब्ट्स। तो बोरोविंग एंड डेब्ट्स के ऊपर अगर कोई लाइफ है तो फिर कोई फ्रीडम नहीं है, ना ही ब्यूटी है। तो ये कंपोजिशन है हेनरिक इब्सन की। हेनरिक इब्सन है ना, वो एक नॉर्वेजियन प्ले राइट था, मतलब ये नॉर्वे का राइटर था। और इसकी खास बात यह थी कि इसने जो आजकल हम प्रॉब्लम प्लेज देख रहे हैं, प्रॉब्लम प्लेज, इसका इनोवेटर था
प्रॉब्लम प्ले पहले सबसे पहले इसने ही शुरू किया था, और इसका फर्स्ट प्रॉब्लम प्ले है ए डॉल्स हाउस है। बाद में आप देखोगे कि आपको जी.बी. शाह ने भी प्रॉब्लम प्ले बहुत सारे लिखे हैं, जिसमें पिग्मेलियन और भी बहुत सारे प्लेज हैं जो प्रॉब्लम प्ले में आते हैं। तो ए डॉल्स हाउस में हमें ये लाइन जो हमें अपने पढ़ी है अपनी, द फ्रीडम देयर कैन बी नो फ्रीडम, ये लाइन आपको डॉल्स हाउस में मिलेगी। ठीक है। द थ्री प्राइमरी थीम्स, इस ए डॉल्स हाउस की तीन प्राइमरी थीम्स है, जेंडर बैलेंस, बाइस, लव मैरिज एंड डिसेप्शन, तीनों चीज़ उसमें आपको मिलेगी, तीन थीम है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन द पॉपुलरिटी ऑफ गोथिक नावल एंड द नॉवल ऑफ पर्पस, गोथिक नावल नॉवल ऑफ सस्पेंस भी कह सकते हैं। ठीक है। नॉवल ऑफ पर्पस भी इसी को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट रोट फिक्शन दैट इज क्लोजर इन द सब्जेक्ट मैटर टू नॉवल ऑफ मैनर्स, दैट इट इज द राइटर ऑफ हर न्यू ओवन एरा। सॉरी। तो नॉवल ऑफ पर्पस थे वो जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखे गए थे। इसने जो नॉवल लिखे थे ना वो नॉवल ऑफ मैनर्स थे। जेन ऑस्टिन का एक नॉवल है ईमा, जो कि मैरिज नाम की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है। इसको प्रॉब्लम प्ले नहीं कहेंगे, लेकिन ये नॉवल ऑफ मैनर्स में आता है, इसलिए इसको यहाँ पे चूज किया गया। हु कंपोज द प्रील्यूड्स, फ्रेंड्स कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वर्ड्सवर्थ और टी.एस. इलियट दोनों ने ही प्रील्यूड्स लिखे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वर्ड्सवर्थ का है तो हम वर्ड्सवर्थ को ही टिक करेंगे। जान लेते हैं द प्रील्यूड और ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, इसका सब टाइटल था इस प्रील्यूड की बुक का। ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, और इलियट ऑल्सो रोट प्रील्यूड्स, इसके भी प्रील्यूड्स लिखे हुए हैं, लेकिन इलियट के जो प्रील्यूड्स हैं उसमें आपको हार्श रियलिटी मिलेगी। ठीक है। और जो वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड है उसमें आपको नेचर मिलेगी और उसकी लाइफ मिलेगी, किसकी, वर्ड्सवर्थ की। ठीक है। वर्ड्सवर्थ की लाइफ को डिस्कस किया गया है कि वो पोइट डेवलपमेंट कैसे था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डिड जोनाथन स्विफ्ट इनवे और मेड स्टायर, किन प्रिंसिपल के खिलाफ उसने स्टायर बनाए हैं या फिर स्टोरी कंपोजिशन की है। तो थियोरेटिकल साइंस, मेटाफिजिक्स, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल डिडक्शंस, ये तीन उसके मेन टारगेट थे और तीनों ही उसने कामयाब किए। जान लेते हैं कौन सी वो उसकी बुक्स थी जिसमें ये कामयाब हुए हैं। स्विफ्ट इज रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क्स सच एज टेल ऑफ टब, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अबोलिशिंग क्रिश्चियनिटी, गुलिवर ट्रेवल्स, ये बहुत फेमस है, टेल ऑफ टब भी बहुत फेमस है, ए मोडेस्ट प्रपोजल भी बहुत फेमस है, और इसकी एक बुक ये जो गुलिवर ट्रेवल्स है इसमें आपको ये तीनों ही पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है। एक बुक इसकी और है द बैटल ऑफ बुक्स, बैटल ऑफ बुक्स, उसमें आपको मिलेगा ये सारा। ही इज रिकॉर्डेड बाय द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एज द फॉरमोस्ट प्रोज स्टेरिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इज लेस वेल नोन फॉर हिज पोइट्री, अपनी पोइट्री के लिए नहीं जाना जाता और केवल और केवल स्टेरिस्ट के रूप में जाना जाता है, व्यंग्यकार के रूप में। वट पोप पोएम बिगिन्स, पोप की कौन सी पोएम है जो बिगिन करती है, शुरू करती है इससे, इन दीज डीप सॉलिट्यूड्स एंड ऑफ सेल्स वेयर हेवनली पेंसिव कंटेम्पलेशन dwells and even musing melancholy reigns, what means this tumult in the vestal's veins। तो ये फ्रेंड्स पोप की एक फेमस पोइम है एलोइजा टू अबर्ड। ये पोइम है ना एक एपिस्टल है। ठीक है। ए लेटर इन वर्स यूजली एड्रेस टू ए पर्सन क्लोज टू राइटर, राइटर ने अपने क्लोज फ्रेंड को एक लेटर लिखा था और वो लेटर एक पोइम थी, तो ये उसका एक टाइप है पोइट्री का। एलेक्जेंडर पोप दैट वाज पब्लिश इन 1770 एंड बेस्ड ऑन ए वेल नोवेल मेडिएवल स्टोरी। तो ये जो एलोइजा टू अबर्ड है ये एक पोइम है और ये एपिस्टल टाइप में लिखी हुई है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, कंप्लीट दिस फेमस कोट बाय जॉन ड्राइडन, who think too little and who talk too much।
तो ये कहाँ मिलती है, इसका हमें रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन ये फेमस लाइन है जॉन ड्राइडन की। नेक्स्ट बात करते हैं, विच पोइट क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर ब्रोट इंग्लैंड ए मॉडर्न लिटरेचर बिटवीन 1616 टू 17। 1616 टू आते ही आपको जान लेना चाहिए कि ये ड्राइडन और पोप की एज है। तो पोप और ड्राइडन ने यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर की होगी। तो जान लेते हैं कि ड्राइडन ने क्या किया। जॉन ड्राइडन वाज एन इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेट ही किया था उसने मेनली कुछ चीज़ों का, और इसको 1668 में पोइट ल्यूरोट भी बना दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रोबेबली नॉट ए स्टॉक फ्रेज इन 18th सेंचुरी पोइट्री। 18th सेंचुरी पोइट्री में एक स्टॉक फ्रेज नहीं था, तो ये था सिमियन रिवेली। ठीक है, ये एक इस टाइप का नहीं था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फ्रेंड्स, हु वाज द एंशिएंट गैलिक वॉरियर बार्ड कंसिडर्ड बाय नेपोलियन एंड थॉमस जेफरसन। नेपोलियन और थॉमस जेफरसन के द्वारा कौन सा एक गैलिक वॉरियर बार्ड नहीं कहा गया था, टू हैव बीन ग्रेटर देन होमर, होमर से भी ज़्यादा फेमस था, तो वो था ओशियन। ठीक है फ्रेंड्स, ओशियन कौन था, ओशियन इज द नरेटर एंड purported author of a cycle of epic poems published by the Scottish poet James मैकपियर्सन। मैकफर्सन, जेम्स मैकफर्सन है, उसके द्वारा पब्लिश की हुई थी कुछ पोइट्री, और उनका राइटर था ओशन। एंड लेटर कंबाइंड अंडर द टाइटल द पोएम्स ऑफ ओशन। पोएम्स ऑफ ओशन के नाम की एक एंथोलॉजी तैयार की गई जेम्स मैकफर्सन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, What happened in 1707 that would forever alter the relationship between England, Wales and Scotland। तो ये जो रिलेशनशिप था ना इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड का, 1707 में ऐसा क्या हुआ कि इनका व्यवहार आपस में बदल गया, रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे एक एक्ट जारी हुआ था फ्रेंड्स, एक्ट ऑफ यूनियन, और इससे क्या हुआ कि इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, हु इज डिपोज्ड फ्रॉम द इंग्लिश थ्रोन इन द ग्लोरियस और ब्लडलेस रिवोल्यूशन ऑफ 1688। तो 1688 में एक रिवोल्यूशन हुई थी जिसको ग्लोरियस या रक्तहीन क्रांति कहते हैं, तो उससे डिपोज फ्रॉम किया गया था, तो वो तो जेम्स सेकंड, इसको डिपोज्ड किया गया था थ्रोन से। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच वर्क डू यू रीड माई नेम इज ओजीमांडियास। तो ओजीमांडियास एक पोइम है, किसके द्वारा लिखी हुई वो भी हम डिस्कस करते हैं। द किंग ऑफ किंग्स लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। तो ओजीमांडियास है ना, वो एक पोइम है, और ये पीबी शेली की लिखी हुई है, और ये एक पोइम सोनेट है। तो फ्रेंड्स आपने इसको ज़रूर याद कर लेना है, बहुत फेमस पोइम है ओजीमांडियास, एक किंग की है। रोमांटिक पोइट्स वुड हैव इंजॉयड, एग्रीड विद एंड perhaps written about which of the following figures as depicted। तो रोमांटिक पोइट्री के बारे में थोड़ा सा वुड हैव दिया हुआ है, तो इंजॉयड, एग्रीड विद पूछा इसने, तो इसका आंसर है फ्रेंड ए एंड सी, मतलब प्रोमोथियस who succeeds in stealing fire from the gods and there be surpasses the limitations placed in humans by the gods। तो इन्होंने लिखा है प्रोमोथियस अनबाउंड के ऊपर। नेक्स्ट ये एक ए एंड सी, तो एक ये दिया हुआ इसमें, गोथ्स फास्ट इन फास्ट हु सिनफुल बिकॉज ही अटेम्प्ट्स टू एक्सीड द बाउंड्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज बाय मेकिंग ए पैक्ट विद द डेविल बट इन नॉन द लेस। मतलब ये है कि गोथ ने, डॉक्टर फास्ट ने, जो गोथ का फर्स्ट है डॉक्टर फास्ट ने, ये 20 ईयर्स के लिए अपनी सोल को सेल कर देता है, और सिनफुल बिकॉज ही सिनफुल है, तो वो नॉलेज लेने के लिए ये सब कुछ करता है, लेकिन 20 ईयर्स के बाद में उसकी डेथ हो जाती है, काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी थी वो। इन विच वर्क डू यू रीड देयर कैन बी नो फ्रीडम और ब्यूटी अबाउट ए होम लाइफ एंड डिपेंड्स ऑन बोरोविंग एंड डेप्ट। तो ये हमने ऊपर डिस्कस किया था, ए डोल्स हाउस में हमें को पढ़ने को मिलता है, और इसके राइटर थे हेनरिक इब्सन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ए डोल्स हाउस और इट डिक हंजम, डिक इसका नॉर्वेजियन टाइटल था। आल्सो ट्रांसलेटेड एज ए डोल्स हाउस इज ए 3 एक्ट प्ले रिटन बाय नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन, इट्स प्रॉब्लम प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, विच ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल वुमेन इस्टेब्लिश्ड लिटरेरी क्लब्स ऑफ देयर ओन
around 1750 under the leadership of Elizabeth Vesey and Elizabeth Montagu। तो ये एक ग्रुप था जो 1750 में क्रिएट किया गया था एलिजाबेथ वेशे और एलिजाबेथ मोंटेग्यू के द्वारा। तो उसका नाम था द ब्लू स्टॉकिंग्स। क्या खास बात थी इसकी वो डिस्कस करते हैं। द ब्लू स्टॉकिंग सोसाइटी वाज एन इनफॉर्मल वुमेन्स सोशल एंड एजुकेशनल मूवमेंट इन इंग्लैंड इन मिड 18th, मतलब 1750 के आसपास सेंचुरी, एम्फेसाइजिंग एजुकेशन म्यूचुअल cooperation. It was founded in the early 1750s by Elizabeth Montagu, एलिजाबेथ वेस्से एंड अदर्स लिटरेरी डिस्कशन ग्रुप है। तो ये लिटरेरी डिस्कशन ग्रुप क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गोथिक नावल ए पॉपुलर जॉनर फॉर द रोमांटिक्स एग्जाम्प्लीफाइड इन द राइटिंग ऑफ होरास वालपोल एंड एनी रेडक्लिफ कुड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मतलब ये पूछा है कि होरास वालपोल और एनी रेडक्लिफ के द्वारा जो गोथिक नॉवेल्स लिखे गए थे ये रोमांटिक्स थे, तो इनके नॉवेल्स में किस तरह के एलिमेंट्स थे। सुपर नेचुरलिज्म था इनके ऊपर, परवर्जन्स ऑफ सैडिज्म ऑफन इन्वॉल्विंग ए मैडन्स परसिक्यूशन, प्लॉट्स ऑफ मिस्ट्री, टेरर सेट इन इनहॉस्पिटलिटी, सुलन लैंडस्केप्स। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें थे। सस्पेंस, लॉन्ग टनल्स, ये सारी चीज़ें इसमें थी। गोथिक फिक्शन इज करेक्टराइज्ड बाय एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर, ठीक है, थ्रेट ऑफ सुपरनेचुरल इवेंट्स and the intrusion of past upon the present. Gothic fiction is distinguished from other forms of scary or supernatural stories such as fairy tales by the specific theme of present being haunted by past। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर